नंबर 6 स्टार्ट किए थे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक। इसका डे नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग इसके डे नंबर 2 पे हैं। इस चैप्टर में टोटल ये 6 हेडिंग डिस्कस करना है। कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, बिजनेस एथिक्स और लास्ट है CSR। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है टॉपिक, काम का है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हम लोग देखे थे मीनिंग। क्या था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू वॉलेंटरी एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। ये 1 मार्क में मीनिंग आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, अगर कोई छोटे मोटे दुकानदार है, छोटा मोटा बिजनेस है, तो उनके लिए वॉलेंटरी है समाज सेवा करना। और कोई CSR के अंदर आते हैं तो उनको ऑब्लिगेशन है, मतलब उनका दायित्व है, उनको करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। जब हम लोग लास्ट टॉपिक CSR पढ़ेंगे उसके अंदर समझ आएगा किन के लिए मैंडेटरी है। इसके बाद हम लोग आए थे केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कितने केसेस थे? 5। सबसे पहला क्या था? बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। दूसरा, पब्लिक इमेज। तीसरा, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोशिश करना है कि हमारे बिजनेस में सरकार बार बार ना इंटरफेयर करे। फोर्थ, रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। फिर उसके बाद फिफ्थ, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल प्रॉब्लम। हाँ, जो प्रॉब्लम को जन्म बिजनेस दिया उसको ख़त्म भी बिजनेस करेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद आए थे थर्ड और इम्पॉर्टेंट हेडिंग पे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, जैसे ये एक बिजनेस है तो बिजनेस का आओ जल्दी, अभी थोड़ा पढ़ाई पे आ जाते हैं। देखो, मान लो ये अपना बिजनेस है, तो थर्ड टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि बिजनेस का अलग अलग लोग के प्रति क्या क्या कर्तव्य है। जैसे कंज्यूमर के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने एम्प्लॉय के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। तो ये एग्जाम में ना किसी भी एक का स्पेसिफिक पूछ लेता है। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपने कॉमन सेंस से लगा सकते हो कि एक बिजनेसमैन अपने कंज्यूमर के लिए क्या क्या करेगा। कल हम लोग कंज्यूमर वाला लिखे थे, बताओ एक बिजनेसमैन कंज्यूमर के लिए क्या क्या करेगा? उसको अच्छा क्वालिटी, अच्छा स्टैंडर्ड का सामान देगा। और बोलो सामान कैसे होना है, रेगुलर या इरेगुलर? रेगुलर। ऐसा नहीं कि एक बार आया तो उसको कोलगेट दे रहे हैं, अगले महीना आया तो पेप्सोडेंट दे रहे हैं, फिर अगले महीना आया पतंजलि दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना है। जो वो मांग रहा है उसको रेगुलर सप्लाई होना चाहिए। फिर और क्या था? एडवर्टीजमेंट में ट्रूथफुल रहना है। ऐसा नहीं कि दिखा कुछ और रहे हैं और बेच कुछ और रहे हैं, वो सब नहीं होना है। आओ जल्दी जल्दी। उसी में जोड़ना है तो जोड़ लो उसको ऐसे करके, नहीं तो ये शिप्रा के बाजू में है जगह उधर। हाँ, मेरे को बताओ कंज्यूमर के प्रति क्या क्या था? एक तो अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके सामान बेचना है और रेगुलर सप्लाई देना है गुड्स एंड सर्विस का। फिर एडवर्टीजमेंट में ट्रूथफुल रहना है और एजुकेट करना है अपने कस्टमर को कि क्या सामान बना है, उसके लिए यूज़र मैनुअल वगैरह रहता है। और फेयर डीलिंग करना है, कोई भी कालाबाजारी नहीं करना है। और कस्टमर का कंप्लेन जो है वो क्विकली सुनना है और उनको रिजॉल्व करना है। ये सब एक बिजनेस का दायित्व तो बनता है, कर्तव्य बनता है अपने कंज्यूमर के प्रति। यहाँ तक सबको क्लियर है क्लियर? ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला लिखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। लिखना है, फोटो नहीं देखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि एक बिजनेस का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपने एम्प्लॉय के प्रति। वो अपने एम्प्लॉय के लिए क्या क्या करेगा। देखो, इसमें पहला पॉइंट, प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन। प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन। और कौन? दिव्यांश। देखो मैं कितना सही गेस किया था। प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक बिजनेस का क्या क्या कर्तव्य बनता है उनके एम्प्लॉय के प्रति। अगर उसके यहाँ एम्प्लॉय मन काम कर रहे हैं
तो वो बिज़नेस किन किन बातों का ध्यान देगा या क्या क्या सुविधा देगा अपने एम्प्लॉयज़ को, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मान लो अपने एक एग्जाम्पल में लेते हैं, यह है दिव्यांश का बिज़नेस। अरे ठीक है ना, आके बैठ गया, सेटल हो गया, और क्या। यह है दिव्यांश का बिज़नेस। सुनो दिव्यांश के बिज़नेस में क्या होता था, बात नहीं, इधर थोड़ा ध्यान देना है। दिव्यांश के बिज़नेस में क्या होता था, 9 to 5 वर्किंग आवर्स था। लेबर लॉ बोलता है कि एक पर्सन को 8 घंटे, मतलब एक वर्कर को 8 घंटे काम कराना है। उससे ज़्यादा करवाते हैं तो ऐसे धरने उरने में भी बैठ जाते हैं लोग। तो नॉर्मल जो टाइमिंग है वो क्या रहता है, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, ये होता है अपना नॉर्मल टाइम। इसको 8 आवर्स का शिफ्ट बोलते हैं। तो इतना काम करवाना रहता है। लेकिन क्या हुआ, दिव्यांश के यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़मैन भी थे, उन लोग भी काम करते थे। नॉर्मल टाइमिंग होता था 9 से 5 बजे तक, लेकिन दिव्यांश, बात नहीं, सुनो, मैं तुम लोग को ये फेयर कंपनसेशन का मतलब बता रहा हूँ। ये फेयर कंपनसेशन क्या होता है जो लिखे हैं। नॉर्मली जो सारे एम्प्लॉयज़ का टाइम रहता है वो 9 बजे से 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक रहता है। लेकिन दिव्यांश कुछ एम्प्लॉय को 6 बजे से 11 बजे तक एक्स्ट्रा रुकवा रहा है। सुनो, तो जो ये एम्प्लॉय है उसको 6 बजे से 11 बजे तक एक्स्ट्रा रुका रहा है। तो बताओ दिव्यांश इसको क्या क्या देगा? अरे बोलो रे, जो एक्स्ट्रा रुका रहा है उसके लिए क्या देगा? बस सैलरी नहीं, एक्स्ट्रा सैलरी देगा, जो वो क्या ओटी बोलते हैं ना, कुछ ओवर टाइम करने का मिलता है। तो अगर मान लो ये इससे ज़्यादा काम करवा रहा है, बताओ नॉर्मली लोग का टाइमिंग कितने बजे ख़त्म हो जाता है? 5। लेकिन इससे कितना घंटे काम करवा रहा है? 6 बजे से लेके 11 बजे तक और काम करवा रहा है। तो जब वो एक्स्ट्रा काम करवा रहा है तो बताओ ये पर्सन को मिलना चाहिए कि नहीं, उसका अधिकार का पैसा मिलना चाहिए। अगर उसको पैसा नहीं दे रहे हैं तो ये तो गलत कर रहे हैं। तो फेयर वेजेस का मतलब होता है अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम रुका रहे हैं तो हम लोग को एक्स्ट्रा वेजेस देना है। ऐसा नहीं कि बाकी लोग को जितना मिल रहा है हम लोग नॉर्मली इसको भी उतना दे। क्या ये वाली पर्सन को उतना दे सकता है दिव्यांश? बोलो, जितना बाकियों को दे रहा है? नहीं। क्यों नहीं दे सकता उतना? नॉर्मल टाइमिंग कितना है? 9 बजे से 5। इसको कितना रुका रहा है? 7 बजे तक रुका रहा है, 6 से 11 बजे तक रुका रहा है। अगर किसी को एक्स्ट्रा रुकाएगा तो एक्स्ट्रा सैलरी देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं फेयर वेज। अब बताओ और दिव्यांश इसको क्या क्या देगा? इससे मेहनत करवा रहा है कि नहीं? तो दवाई की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? अरे बोलो ना, इससे मेहनत करवा रहा है तो थोड़ा बहुत दवाई का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको मेडिसिन फैसिलिटी भी देगा। हाँ, इधर ये मेडिसिन फैसिलिटी वगैरह भी इसको प्रोवाइड करेगा। तो उससे मेहनत करवा रहा है कि नहीं? 6 बजे से, बाकी लोग 5 बजे चले जाते हैं, तो 6 घंटे से 11 बजे तक काम करवा रहा है। बात नहीं, इधर सुनो। अब बताओ अगर ये इतना लेट तक उसको रुकवा रहा है तो क्या इसके घर वाले एक्सेप्ट करेंगे लड़की को? नहीं। तो बताओ दिव्यांश उसके लिए घर खरीद के देगा कि नहीं? देगा। तो ये हाउसिंग, बात नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनते रहो, मैं याद करवा रहा हूँ, बाद में ना यही सब पॉइंट से याद रहता है। फिर से बताओ, 6 बजे से 11 बजे तक काम कर रही है, अगर एक्स्ट्रा काम कर रही है तो एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। अगर इससे काम ज़्यादा करवा रहा है तो बताओ थोड़ा बहुत दवाई का भी ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो पूरे सोसाइटी को पता चल जाएगा कि ये काम करवा रहा है, अरे ये एक्स्ट्रा काम करवा रहा है, ऐसा पता चल जाएगा ना। अब अगर ये हर दिन रात में 11 बजे कंपनी से छूटेगी तो क्या ये लड़की के घर वाले इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। तो दिव्यांश उसको क्या लेकर देगा? घर लेकर देगा। अब मान लो ये जब 60 साल की हो गई तो क्या ये किसी काम की रही? अभी काम आके कर पाएगी क्या? नहीं। नॉर्मल रिटायरमेंट का एज होता है, तो इसीलिए रिटायरमेंट बेनिफिट भी देगा कि 60 साल के बाद भी उसको सुकून मिलना है। कैसे मिलना है सुकून? उसको पीएफ का पैसा, उसको ग्रेचुइटी का पैसा, उसको पेंशन का पैसा, ये सब। तो बस इतना पॉइंट याद रखो, एक्स्ट्रा सैलरी देगा, मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, उसके लिए घर बना के देगा और उसको रिटायरमेंट बेनिफिट देगा। मतलब जब वो 60 साल के ऊपर हो जाएगी, वो कुछ काम वाली तो बचेगी नहीं, तो उसके लिए क्या क्या रहेगा? प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये सब पॉइंट। तो बस इतना भी याद कर लोगे ना, इतना ही लिख के आ जाओगे तो काम बन जाएगा कि एक्स्ट्रा सैलरी देना है, मेडिसिन फैसिलिटी देना है, हाउसिंग दे देना है और रिटायरमेंट होने के बाद का बेनिफिट दे देना है। बस काम खत्म। लिखो इसको, प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन, प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। वो तो देना ही पड़ेगा क्योंकि बाकियों से ज़्यादा काम करवा रहा है, तो वो गुड और बिल्कुल सेफ, महफूज रखेगा। प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। और बताओ इतना सब कुछ देगा तो वो जो एम्प्लॉई हो एकदम मचलेगी कि नहीं? और कंपनी में आने के लिए एकदम पागल हो जाएगी ना, नहीं मेरे को अब घर में बैठना ही नहीं, मैं तो जाना चाहती हूँ काम करने, मेरे को अब भी जाना है, मतलब घर में उसको रुकने का मन ही नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस।
सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है एम्प्लॉय एकदम छटपटाते रहेगी, नहीं मैं अब नहीं रुकूंगी, अब मैं जाऊंगी, अब मैं काम करने जाऊंगी, ऐसा एक्स्ट्रा आवर्स रुकूंगी, एक्स्ट्रा काम करूंगी, ऐसा। तो टू डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इसका मतलब होता है एकदम कंपनी के प्रति बिल्कुल आकर्षित हो गई, अब जाना ही है, काम करना ही है, ऐसा। टू प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक हाउसिंग, टू प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक हाउसिंग, मेडिकल, कल को मर मुर आ गई, बहुत काम कर रही है, तो उसके लिए इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो इतना सब सोचना पड़ता है एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय के लिए। प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन, फेयर कंपनसेशन का मतलब है अगर 1 घंटे भी एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं तो उस 1 घंटे का भी सैलरी मिलना चाहिए। गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। ये सब अभी के जो पॉइंट्स हैं ना उसमें भी रिलेट कर सकते हो। फेयर कंपनसेशन, फेयर कंपनसेशन का मतलब क्या है, जैसे मैं तुम लोग को एग्जांपल बताता हूँ आज के जो केस हो रहा है, तो ये प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन, वहाँ के जो लोग हैं उनको पीयून है, उनको पर्सनल अपना काम करवा रही है प्रिंसिपल, कि वो बोल रही है मेरा दूध का पैकेट लेके आ जाओ, मार्केट से जाके सब्जी लेके आ जाओ, ऐसा कुछ करवा रही है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा दे नहीं रही है, तो वो अपने एम्प्लॉय के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा, उनको गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन नहीं दे रही, उनको मानसिक प्रताड़ना हो रहा है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, कितने लोग चक्कर खा के गिर जा रहे हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जा रहे हैं, तो अपने गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन देना है। क्या अगर अच्छा ध्यान नहीं रखा जाएगा, क्या टीचर्स को स्कूल आने का मन करेगा? नहीं, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी डेवलप नहीं होगा। बस यही सब पॉइंट। उनको हाउसिंग फैसिलिटी भी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है, जैसे एनएमडीसी एम्प्लॉय को भी घर का फैसिलिटी मिलता है, उनका एनएमडीसी कार्ड रहता है जिसके थ्रू वो सारा दवाई वाई ले सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट, पीएफ वगैरह का पैसा, ये नॉर्मल है, सब कॉमन सेंस से लिख सकते हो। हो गया यहाँ तक? बोलो बोलो क्या क्या मिलेगा सबसे पहला? अरे इधर ना बताओ क्या क्या मिलेगा? यार मेरे यार मैं पढ़ा रहा हूँ इधर। हाँ बताओ क्या क्या मिलेगा? फेयर कंपनसेशन दो। फेयर कंपनसेशन मतलब, फेयर कंपनसेशन मतलब एक्स्ट्रा पैसा, अगर एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, 6 से 11 बजे तक काम कर रही है बेचारी, तो उतना पैसा तो दो उसको। सेकेंड, उसके लिए मेडिसिन लेके दे दो, मेडिकल, और उसको घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हाउस लेके दे दो। कल को मरमुर आ गई, बहुत काम कर रही है, तो उसके लिए इंश्योरेंस लेके दे दो, और 60 साल के बाद कुछ काम की रहेगी नहीं तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट लेके दे दो। बस एकदम छटपटाना चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि मेरे को अभी काम करने जाना है, अभी ऑफिस जाना है, घर में नहीं रहूँगी, ऐसा टाइप का। बस ये सब पॉइंट है, तो अपने एम्प्लॉय के प्रति ये सब काम करना है। ठीक है, अब हम लोग अगले पे आते हैं। देखो 2 कंप्लीट हो गया, कंज्यूमर वाला और दूसरा एम्प्लॉय वाला। अब अगला लिखो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, ओनर कोई कंपनी में शेयर होल्डर बोला जाता है। अगला चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर 7, वहाँ इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, वहाँ समझ आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर और शेयर होल्डर, इसको पहले समझते हैं। जैसे मान लो ये है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, बात नहीं इधर थोड़ा ध्यान दो, जो जियो ये सब का जो मदर कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके जो मेन सीईओ है, जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो है हमारा कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की मम्मी का नाम नीता अंबानी, उसके पापा का नाम धीरू भाई अंबानी, उसकी बीबी का नाम नीता अंबानी, उसके बच्चे का नाम, 2 लड़के और 1 लड़की, आकाश अंबानी, आनंद अंबानी, और एक तीसरी लड़की का क्या नाम था? पाकिज़ा, राधिका नहीं, हो तो बहू है उसकी, क्या तो कुछ नाम था, मैं बोल रहा हूँ। इसकी मम्मी का नाम कोकिला बेन अंबानी है। ये अभी भी जिंदा है, कोकिला बेन अंबानी। उसके फादर का तो डेथ हो गया है, बाकी इसकी मम्मी अभी भी जिंदा है। थोड़ी सीरियस वगैरह चलते रहती है बीच बीच में, ठीक है, खैर अपने को क्या करना। तो इधर आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसका जो चेयरमैन है वो मुकेश अंबानी है। बताओ क्या पूरा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का अकेला ओनर मुकेश अंबानी है? नहीं, इसके हज़ारों लाखों और भी ओनर्स है, वो तुम लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे। ऐसे हज़ारों लाखों कैसे ओनर्स बनते हैं। एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। अब बस सुन लो, 2 ऐसे शेयर होते हैं। जिनके पास इक्विटी शेयर होता है ना, वो कंपनी के एक्चुअल मालिक माना जाते हैं,
और जिनके पास प्रेफरेंस शेयर होता है इनको कंपनी का शेयर तो नहीं मिलता, लेकिन उनको बदले में डिविडेंड मिलते रहता है। तो मुकेश अंबानी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हज़ारों ओनर है जो लोग इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो और भी बहुत सारे ओनर है। तो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि मुकेश अंबानी का क्या क्या कर्तव्य बनता है, अपने जितने भी रिमेनिंग ओनर है उनके लिए क्या क्या वो कर्तव्य कर सकता है। तो बताओ, मुकेश अंबानी के पास जो कंपनी है उसका शेयर हम सब भी खरीद के रखे हैं, तो मुकेश अंबानी हम सब के लिए क्या करेगा बताओ? सबसे पहला हाँ प्रॉफिट बांटेगा, जितना प्रॉफिट हो रहा है वैसे छुपा के नहीं रख सकता, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और बताओ, इन्फॉर्मेशन छुपा के रखना है, करेक्ट नहीं, डिस्क्लोज करना है। जो भी हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसको बताना है कि लॉस हुआ है इस साल प्रॉफिट हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। और बताओ, गवर्नमेंट का हेल्प करना है, अगर हो सके तो अपने आसपास, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नौकरी वैकेंसी निकला हो वो ज़रूरतमंद लोग को नौकरी दे दो। तो ये सब क्या है, कुछ कुछ पॉइंट है जो एक ओनर, मतलब मुकेश अंबानी, उसके जो रिमेनिंग ओनर्स है कंपनी में, उनके लिए क्या क्या कर सकता है, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करो। बताओ, सरकार को टाइम में पेमेंट करना है टैक्स का या लेट में पेमेंट करना है? टाइम में पेमेंट करना है। बस ये 3-4 पॉइंट हो गया कि प्रॉफिट जो होगा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करो, इन्फॉर्मेशन शेयर करो, गवर्नमेंट का हेल्प करो, और टाइम में जो भी टैक्स वगैरह उसका पेमेंट कर दो। ओनर को शेयर होल्डर बोला जाता है, उन्हीं को इन्वेस्टर बोला जाता है। लिखो पहला, टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब मुकेश अंबानी, क्या कर रहे हो तुम लोग? मुकेश अंबानी अपने बाकी सारे जो रिमेनिंग शेयर होल्डर है, ओनर्स है, उनके लिए क्या क्या करेगा? सबसे पहला, वो लोग जो पैसा बिजनेस में लगाए हैं उनको सेफ रखेगा। ऐसा नहीं कि पैसा लगाए अगले दिन उनका घाटा हो गया, नुकसान हो गया, ये नहीं। वो इंश्योर करेगा कि उनका पैसा बिल्कुल सेफ है। दूसरा, टू एंश्योर रेगुलर रिटर्न। रेगुलर रिटर्न का मतलब है जो भी प्रॉफिट वगैरह हो रहा होगा उसको रेगुलर देने का काम करेगा। ऐसा नहीं कि किसी साल छुपा दे, किसी साल प्रॉफिट ना दे, ऐसा नहीं करना है। टू एंश्योर रेगुलर रिटर्न, रिटर्न का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो उनको देना है जो लोग पैसा लगाए हैं बिजनेस में। तीसरा, टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये भी बताना है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, छुपाना नहीं है। टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अच्छा, मैं गवर्नमेंट का टैक्स इसमें बोल दिया ना, गवर्नमेंट का तो अगला पॉइंट है, ये तो एम्प्लॉय वाले के लिए है। जब गवर्नमेंट का पढ़ेंगे कि एक ओनर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के प्रति बनता है, तो उधर आएगा। यहाँ पे उनका पैसा बिल्कुल सेफ रखना है, उनको टाइम टू टाइम पेमेंट करना है, जो भी वो कमा रहे हैं उनका प्रॉफिट वगैरह बांटना है, उनके साथ सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, और उनको इन्वॉल्व करना है डिसीजन मेकिंग में। इन्वॉल्व करना है डिसीजन। ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी बोलेगा मैं ही सीईओ हूँ तो मैं ही सारा डिसीजन लूँगा, ऐसा नहीं। जितने भी उसके ओनर्स है जो इसके इक्विटी शेयर खरीद के रखे हैं, सबको बुलाना चाहिए मीटिंग में। बताओ, अब एक बिजनेस का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स उसके कस्टमर। अब उनके कस्टमर के प्रति क्या क्या बनता है, बिना देखे बताओ। एक तो रेगुलर सप्लाई होना है गुड्स का, और एडवर्टीजमेंट में ट्रुथफुल रहना है, और बोलो फेयर डीलिंग करना है, चोरी चकारी काला बाजारी ये सब नहीं करना है, और अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है। अगला बताओ, बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स उसके एम्प्लॉय के प्रति क्या करना है? फेयर वेजेस देना है, मतलब एक्स्ट्रा सैलरी, और मेडिकल फैसिलिटी दे दो, गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन दे दो, और घर दे दो, मर मुरा गई तो इंश्योरेंस दे दो, रिटायरमेंट बेनिफिट दे दो कि 60 साल के बाद ये सब काम आ जाए। तो 3-4 याद कर लो। फिर उसके बाद ओनर के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोलो। उनको रेगुलर रिटर्न दो, और उनको सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करो, और इन्वॉल्व करो उन्हें डिसीजन मेकिंग में। और क्या पॉइंट बच गया? सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब वो जो पैसा लगाएं उनको सेफ रखो, महफूज रखो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगला लिखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। इसका मतलब है एक बिजनेस का क्या क्या कर्तव्य बनता है गवर्नमेंट के प्रति, सरकार के प्रति। यहाँ पे वो सब आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, सरकार के प्रति एक बिजनेस का क्या क्या कर्तव्य बनता है। सबसे पहला, टू फॉलो रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज। जो भी कानून बनाया गया है सबका पालन करना है। कानून में लिखा है इतने दिन तक जमा हो जाना चाहिए, इतना रुपए में जमा होना है, तो सब जमा करना है टाइम में।
टू पे टैक्सेस ऑन टाइम, टाइम में टैक्स जमा कर देना है सरकार को, और सरकार का मदद करना है लोगों को नौकरी देकर, टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। बस यही 3 है। इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि एक बिजनेस का क्या क्या कर्तव्य बनता है सरकार के प्रति। सबसे पहला, फॉलो करो रूल्स रेगुलेशन लॉस कानून वगैरह सब कुछ। टैक्सेस वगैरह को टाइम में पे करो। हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम में एग्जाम्पल लिखो, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, तो समाज में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको जितना हो सके बिजनेस को भी रिजॉल्व करने का कोशिश करना है। टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, टू पे टैक्सेस ऑन टाइम, टाइम टू टाइम टैक्स वगैरह पे कर दो, और समाज में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करो। अगला लिखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब है समाज। समाज के लिए एक बिजनेस क्या क्या कर सकता है बताओ। एक बिजनेस समाज के लिए क्या क्या कर सकता है? उनको नौकरी दे दो, और हाँ करेक्ट, पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, और बताओ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे कि उन लोग पानी उनी पी पाए। और बोलो बोलो, एक सरकार अपने जनता के लिए, अपने समाज के लिए, सरकार बोल रहे हैं, एक बिजनेस अपने समाज के लिए क्या क्या कर सकता है? और हाँ, उनको एजुकेशन दे दो, जो भी आसपास के अनपढ़ जाहिल गवार लोग हैं वो लोग आके एजुकेशन ले पाएंगे। और नहीं दे दो, नहीं क्यों देंगे? हाँ, कैसा फैसिलिटी? हाँ, फूड फैसिलिटी, करेक्ट, फैसिलिटी दे दो, फूड का हो गया, मील फैसिलिटी हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, ये सब प्रोवाइड कर दो उन्हें। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हो। तो देखो, बुक में जो लिखा है ना, ज़रूरी नहीं बस उतना ही तुम लोग लिखो। तुम लोग को अगर लग रहा है कि एक बिजनेस समाज के लिए ये भी कर सकता है, थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बिजनेस समाज को एक वो क्या बोलें तरबूज बांट देगा तो उनको खाने के लिए भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, ऐसा टाइप का नहीं लिखना है। थोड़ा लॉजिकल आंसर को फ्रेम करना है। देखो, सबसे पहला, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, जितना भी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये सबसे उनको सेफ रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को नौकरी देगा। प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मदद करेगा, मतलब उनको खाना दे देगा, फिर उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी दे देगा। इसी के अंदर सब आ जाता है, वो फूड हो गया, मेडिकल हो गया, वो सब इसी के अंदर। टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे फूड फैसिलिटी देना, मेडिकल फैसिलिटी देना, और उनको साफ स्वच्छ पानी देना पीने के लिए, बिजली देना। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो एक बिजनेस का ये सब कर्तव्य होता है अपने कम्युनिटी को लेकर। प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एग्जाम्पल फूड हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब। और लास्ट है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। पानी पीने का सुविधा, बिजली, ये सब का भी सुविधा प्रोवाइड करना है। बाकी इसके अलावा भी कुछ लगता है तो तुम लोग लिख सकते हो, बस वो लॉजिकल होना चाहिए, रियल लाइफ में ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ जो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी का चार्ट बनाए थे, कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। बताओ कुछ 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर के लिए, बोलो बोलो, कंज्यूमर के लिए कोई 3। हाँ, रेगुलर प्रोडक्शन, करेक्ट, रेगुलर सप्लाई करना है, एडवर्टीजमेंट में ट्रूथफुल रहना है, और क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वगैरह अच्छा उम्दा क्वालिटी होना चाहिए। एम्प्लॉय के प्रति बताओ, फेयर वेजेस दे दो, फिर मेडिकल फैसिलिटी दे दो, इंश्योरेंस दे दो, और हाउसिंग फैसिलिटी दे दो, रिटायरमेंट बेनिफिट दे दो,
देखो ये सब। फिर ओनर के प्रति क्या क्या होगा, उनका सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, जो पैसा लगाएं सेफ रखो उन्हें। और फिजिकलिटी डिसीजन मेकिंग, हाँ करेक्ट, डिसीजन मेकिंग में उन्हें इन्वॉल्व करो। फिर रेगुलर रिटर्न दो उन्हें, और इन्फॉर्मेशन उन्हें पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करो, कुछ भी छुपाओ मत। गवर्नमेंट के प्रति क्या क्या करेंगे, टैक्स, टैक्स का क्या था, टैक्स ऑन टाइम दे देंगे। और बताओ, रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून, लॉ, ये सब का पालन करेंगे। और समाज के सोशल प्रॉब्लम से निपटने में मदद करेंगे। कम्युनिटी के लिए क्या करेंगे, बोलो, कम्युनिटी के लिए एम्प्लॉयमेंट देंगे। फिर गरीब लोग को एक एक चांदी का प्लेट देंगे, मतलब वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को थोड़ा अपलिफ्ट करेंगे। और प्रोटेक्ट करके रखेंगे इन्वायरमेंट, जो भी पोल्यूशन वगैरह हो रहा है वो। और कुछ था, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिए। बस 3-3, 4-4 याद करना है, वो भी याद नहीं, नॉर्मल कॉमन सेंस पे बेस की, ये तो होता ही है। अब लास्ट पे आते हैं कि एक बिजनेस अपने सप्लायर के प्रति क्या क्या कर्तव्य करता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सप्लायर कौन होता है, जिससे बिजनेस सामान खरीदता है या जिसको बिजनेस बेचता है सामान, जिससे खरीदता है। मान लो ये कोई बिजनेस है, जनरल स्टोर है, ये कहीं से सामान खरीदता है, वो है उसका सप्लायर, तो उसको बोलते हैं हम लोग सप्लायर, जिससे वो सामान खरीद रहा है। तो बताओ एक बिजनेसमैन अपने सप्लायर के प्रति क्या क्या काम करेगा, बताओ। एक बिजनेसमैन अपने सप्लायर, मतलब जिससे वो सामान खरीद रहा है, उसके प्रति उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। हाँ करेक्ट, टाइम टू टाइम उन्हें पेमेंट कर देना है। अगर बोले हैं 2 महीने में पेमेंट करेंगे तो 2 महीने में, 5 महीने, 5 महीने में, 10 महीने, 10 महीने में। तो जो भी टाइम अग्रीड हुआ होगा वो टाइम के अंदर पेमेंट करना है। और बोलो बोलो, दिमाग लगाओ, अपने सप्लायर के प्रति वो क्या क्या करेगा, बताओ। उसको सजेशन देगा कि नहीं कि तेरा सामान मार्केट में लोग खरीद रहे हैं कि नहीं, बोलेगा ना। अगर मान लो ये कोई ऐसा सामान बेच रहा है जो कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा है, तो ये बिजनेस उनको एडवाइस देगा कि नहीं ये मत बेच, थोड़ा इसमें चेंज उंज कर, कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा है। तो उनको एडवाइस भी करेगा कि देख ये सामान बेचना है, ये नहीं बेचना है, ये सब। अगला बताओ, प्रमोट किसको करना चाहिए, स्मॉल स्केल सप्लायर को या लार्ज स्केल सप्लायर को। प्रमोट किसको करना चाहिए, लार्ज स्केल को। अमीर को और अमीर बना दे कि वो गरीब कैसे रौंदते हुए चले जाए। स्मॉल स्केल, जो भी स्मॉल स्केल सप्लायर होगा उनको प्रमोट करो, उनके पास से जाके सामान खरीदो। तो सप्लायर अगर ढूंढ रहे हैं तो स्मॉल स्केल वाले सप्लायर को ढूंढो, तो उससे क्या होगा, वो भी अच्छा धंधा कर पाएगा। ऐसा नहीं जो अमीर है उसको अमीर बनाते ही चले जा रहे हैं कि वो गरीब को एकदम रौंद के चले जाए, ऐसा नहीं होना है। तो हम लोग को स्मॉल स्केल वाले को मदद करना है, उनका हेल्प करना है। तो बताओ क्या क्या हो सकता है सप्लायर का। पहला, टाइम टू टाइम उन्हें पेमेंट दे दो। और एडवाइस, जो भी कस्टमर को सामान पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो बता दो उसको। और स्मॉल स्केल सप्लायर का मदद करो। लिखो पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सप्लायर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सप्लायर, सप्लायर के प्रति क्या क्या कर्तव्य है एक बिजनेसमैन का। सबसे पहला, टू एंश्योर रेगुलर पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को जितना वादा किए हैं, जितने दिन में बोले हैं, उस टाइम के अंदर पेमेंट कर देना है। इससे मार्केट में गुडविल भी हमारे बिजनेस का बना हुआ रहेगा। टू एंश्योर रेगुलर पेमेंट टू सप्लायर। फिर कोई धांधलीबाजी नहीं करना है, कोई चोरी चकारी ये सब नहीं करना है। जो डीलिंग हुआ है बिल्कुल फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा दिए नहीं और उससे लड़ रहे हैं कि हम तो पैसा दे दिए हैं, वो पिछले 2-3 जो जितना बार भी प्रोडक्ट मंगाए थे वो सबका पेमेंट हो गया, ये सब नहीं करना है। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग, जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको प्रॉपरली फेयर बताओ। फिर उसके बाद, टू हेल्प स्मॉल स्केल सप्लायर, जो छोटे मोटे व्यापारी लोग हैं, सप्लायर लोग हैं, उनसे सामान खरीदो। टू हेल्प स्मॉल स्केल सप्लायर बाय प्लेसिंग ऑर्डर फ्रॉम देम, टू हेल्प स्मॉल स्केल सप्लायर बाय प्लेसिंग ऑर्डर फ्रॉम देम। और कस्टमर के रिव्यू भी बता दो कि कस्टमर को आपका सामान कैसा लगा। टू गाइड एंड हेल्प द सप्लायर इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, कि वो अपने क्वालिटी को बढ़ा पाए जैसा कस्टमर का नीड एंड वांट है उसके हिसाब से। पहला है, टू एंश्योर रेगुलर पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को ये सुनिश्चित करो कि पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है टाइम में। फेयर डीलिंग करो उनके साथ, कोई भी ऐसा धांधलीबाजी नहीं होना है। स्मॉल स्केल सप्लायर को प्रमोट करो, जो छोटे स्तर पे धंधा कर रहे हैं। और गाइड करो, हेल्प करो सप्लायर का, अगर उसको कोई भी क्वालिटी वगैरह बढ़ाने घटाने की ज़रूरत है तो जो भी कस्टमर बोल रहा है उसके हिसाब से रिव्यूज़ को उसके साथ शेयर कर दो। हो गया यहाँ तक? एक बार सारी पॉइंट्स को देख लो, सप्लायर का क्या था, गवर्नमेंट का क्या था, इन्वेस्टर का क्या क्या था, एटलीस्ट 2-3 पॉइंट सबका।
काम का टॉपिक है ये, थर्ड वाला टॉपिक, इसको मैं स्टार मार्क बनवाया हूँ। अपने कस्टमर के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर एम्प्लॉय को लेकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ओनर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनर्स मतलब वही शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स, उन्हीं लोग को बोलते हैं। फिर गवर्नमेंट के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, समाज के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपने सप्लायर के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका, बोलो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका? बिजनेस का। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स किसके प्रति था? कंज्यूमर। कंज्यूमर हो, कस्टमर हो, एग्जाम में आए तो एक ही होता है। वो ब्रॉडली हम लोग तो क्लासीफाई करें तो कस्टमर वो जो सामान खरीद रहा है, कंज्यूमर वो जो फाइनली उसको कंज्यूम करेगा। दोनों एक भी हो सकते हैं कि मैं ही चिप्स खरीदा और मैं ही उसको कंज्यूम भी कर लिया। तो एग्जाम में अगर कंज्यूमर आए, कस्टमर आए, वही एक ही लिख के आना है। बताओ कुछ कुछ पॉइंट कंज्यूमर के प्रति, बोलो बोलो। रेगुलर सप्लाई होना है, और एडवर्टीजमेंट में ट्रूथफुल होना है, और कंप्लेन उनका क्विकली हैंडल करना है, रिजॉल्व करना है। और बताओ क्वालिटी कैसा होना चाहिए? अच्छा क्वालिटी, हाई क्वालिटी का होना चाहिए, स्टैंडर्ड वाला सामान होना चाहिए। कल में दिखाया भी था, अगर इलेक्ट्रिक का सामान है तो उसमें क्या मार्क होना चाहिए? ISI मार्क। अगर मान लो वो क्या बोलते हैं, सोना वोना खरीदें, गोल्ड खरीदें, तो उसमें क्या मार्क चेक करना है? BIS मार्क, इसी को हॉलमार्क भी बोलते हैं। तो ये सब मार्क वगैरह चेक करके सामान खरीदना है। ये हो गया। अगले पे आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स। अगला क्या था? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के प्रति हमारा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोलो बोलो। फेयर वेजेस, और मेडिकल दे दो, मेडिसिन वगैरह। फिर हाउस खरीद के दे दो उसको। फिर मर गई तो इंश्योरेंस करवा लो उसका, और रिटायरमेंट बेनिफिट दे दो, 60 साल के बाद काम आएगा। बस इतना सा पॉइंट। तो वो एक एग्जाम्पल बस दिव्यांश को याद कर लेना एम्प्लॉय वाले में, और ये थोड़ा सा फोटो याद कर लेना, जो को मैं दिखा देता हूँ। दिव्यांश को याद करना और ये फोटो याद करना है, बस आराम से याद हो जाएगा। एकदम बाएं हाथ का खेल। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स। अगला मान लो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोलो बोलो। रूल्स रेगुलेशन ये सब का पालन करना है, टैक्सेस को टाइम में पेमेंट करना है, और सोशल प्रॉब्लम को खत्म करने में हेल्प करना है, सरकार का एम्प्लॉयमेंट वगैरह दे देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। ओनर के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनका पैसा महफूज रखो, और रेगुलर उन्हें रिटर्न दे दो, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करो, और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो उन्हें। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद अगला पढ़े रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स। क्या था? कम्युनिटी। समाज के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉयमेंट दे दो, और गरीब लोग को सोने का थाली दे दो, वीकर सेक्शंस को थोड़ा अच्छा में मदद दे दो, हेल्प कर दो, और हाँ पुअर बना दो। क्या क्या? हाँ, ड्रिंकिंग फैसिलिटी दे दो, और बेटर प्रोटेक्शन कर दो इन्वायरमेंट का, पॉल्यूशन वगैरह मत करो। फिर उसके बाद अगला क्या था? सप्लायर। सप्लायर के प्रति बताओ क्या क्या होगा? रेगुलर पेमेंट कर दो टाइम में, और फेयर डीलिंग करना है, कोई भी ऐसा धांधलेबाजी नहीं करना है, स्मॉल स्केल सप्लायर को प्रमोट करना है, और एडवाइस देने का काम करना है। बस ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चौथे टॉपिक पे, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लिखो इसमें पॉइंट। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, ये पूरा ऐसे बकैती किया है, तो एग्जाम में भी आया तो तुम लोग भी लिख देना कि इंडस्ट्री मन बहुत पॉल्यूशन कर रहे हैं, जिससे लोग को बहुत बीमारी हो रहा है, पॉल्यूशन को कम करने की ज़रूरत है, सरकार उतना कोई प्रयास नहीं कर रहा है। बस ऐसा फेंका फाकी करके लिख देना अगर ये कुछ पॉल्यूशन के बारे में आता है तो। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन आर क्रिएटिंग, the greatest problem that industries and businessmen are creating is that of pollution. Pollution का जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। The greatest problem that industries and businessmen are creating is that of pollution. Second point,
द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीगल कंट्रोल सिस्टम, द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीगल कंट्रोल सिस्टम, इसका मतलब है सरकार कोई ऐसा प्रावधान नहीं लाया है कि अगर पॉल्यूशन करोगे तो हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। ऐसा कोई उतने भयंकर नियम नहीं है भी तो लोग उसका पालन नहीं करते हैं। तो वही लिखा है द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीगल कंट्रोल सिस्टम, मतलब कानून में कोई बहुत इफेक्टिव नहीं है ये सब प्रावधान। इसी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, ऑल्सो इंकरेज्ड द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीगल कंट्रोल सिस्टम हैज़ ऑल्सो इंकरेज्ड मैनी एयर एंड वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, मैनी एयर एंड वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज बीइंग सेट अप इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया मतलब शहर, रूरल एरिया मतलब गांव। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीमैन बिना डरे आजकल क्या कर रहे हैं, शहर में जाके सेटअप हो जा रहे हैं और पोल्यूशन को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई सरकार का डर नहीं है। तो सरकार का डर नहीं है, वही ये लिखा हुआ है द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीगल कंट्रोल सिस्टम, मतलब बोलने के लिए कानून बना हुआ है कि पोल्यूशन करोगे तो पोल्यूशन का इतना टैक्स लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक्चुअल में रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होता भी तो बहुत कम। द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीगल कंट्रोल सिस्टम has also encouraged many air and water polluting industries being set up in urban areas. अगला पॉइंट, the emission are seriously affecting, मतलब इन लोग जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये सीरियसली अफेक्ट कर रहा है द हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड लोकल रेसिडेंट। तो जो लोग वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन लोग भी भुगत रहे हैं, और आसपास के जो लोग रह रहे हैं, आसपास जो लोकल रेसिडेंट लोग रह रहे हैं उन लोग भी भुगत रहे हैं, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं, फिर भी उन लोग को भुगतना पड़ रहा है। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन आर क्रिएटिंग इज दैट ऑफ पॉल्यूशन। द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीगल कंट्रोल सिस्टम हैज ऑल्सो इंकरेज्ड मेनी एयर एंड वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज बीइंग सेट अप इन अर्बन एरिया। अर्बन मतलब शहर। फिर तीसरा लिखा है द एमिशन आर सीरियसली अफेक्टिंग, मतलब जो भी ये पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है वो सीरियसली अफेक्ट कर रहा है द हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड लोकल रेसिडेंट। वो भी तो सुने होगे ना, वो क्या नाम है, ओजोन लेयर फट रहा है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके वजह से जो फायर एक्सटिंग्विशर, AC, रेफ्रिजरेटर ये सब में रहता है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह साइड कहाँ तो ओजोन लेयर फट उठ भी गया है, वहाँ स्किन कैंसर ये सब डिसीज़ हो रहा है। यही फेंका बाकी कर लेना है और क्या। अब ये 1 मार्क में ना पॉल्यूशन का मीनिंग लिखो, ये कई बार आया है एग्जाम में, और मैं जब टेस्ट में भी दिया था ना तो पिछले बार कितने लोग लिखे थे कि एयर में डस्ट का पार्टिकल रहता है जो ऊपर चला जाता है, ऊपर से क्या तो वाटर साइकिल बना रहे थे, नहीं पता। जो एक छोटा सा मीनिंग है वो याद ना करके वहाँ पे अपना पूरा टिप्पणी दिए हैं कि नीचे हवा से वो डस्ट ऊपर उड़ता है, उड़ के वो और ऊपर जाता है और ऊपर से उधर होता है। इतना नहीं, 1 मार्क का है, बस शॉर्ट एंड सिंपल में लिख देना है। लिखो, पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द इन्वायरमेंट। बस इतने में ख़त्म। इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द इन्वायरमेंट, मतलब हम लोग अपने इन्वायरमेंट को दूषित कर रहे हैं, उसमें हार्मफुल सब्सटेंस को इंजेक्ट कर रहे हैं। इसमें कोई बना के लिखने का ज़रूरत नहीं है अपने से, क्योंकि मैं जितने बार भी टेस्ट में क्वेश्चन दिया हूँ ना, बना के ही लिखते, मेरे बोलने के बाद भी ये वाला याद करते ही नहीं है। और बनाना भी तो एकदम माशाल्लाह टाइप का, एकदम 5th क्लास का बच्चा, डस्ट उड़ रहा है, उड़ के हवा में जा रहा है, हवा से उधर हो रहा है, ये सब 11वीं में शोभा देता है। पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द इन्वायरमेंट। बस इतना सा पॉइंट है कि हार्मफुल सब्सटेंस को इंजेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर। अब इसके कॉजेज लिख लो। कॉजेज का मतलब कारण, ये पॉल्यूशन होने के क्या क्या कारण है। वैसे तो बहुत है, लेकिन अपने सिलेबस में 3 दिया है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो सकता है। और अभी जो मैं इनका भी मीनिंग लिखवाऊंगा ना, कोशिश करना कि बुक में जो मीनिंग दिया है ना वही याद करने का। बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है, छोटा मोटा मीनिंग है, वो 2-2 लाइन के आसपास का है। तो कोशिश करना कि अपना लैंग्वेज यहाँ ना लगाओ, जो बुक में लिखा हुआ है वही वाला लैंग्वेज लिखो। तो सबसे पहले आते हैं एयर पॉल्यूशन पे। ये देखो, ये वाला याद करना है, एयर पॉल्यूशन, ऊपर जो पिंक वाला लिखा है वही बस याद करना है। इट रेफर्स टू, हेडिंग लिखो फर्स्ट, एयर पॉल्यूशन। It refers to injection of harmful substance. Air pollution, it refers to injection of harmful substance
in the atmosphere, it refers to injection of harmful substance in the atmosphere. ये तो पूरा डिक्टो पहली वाला जो मीनिंग लिखे थे वही वाला है, injection of harmful substance into the atmosphere which result in lowering the quality of air we breathe in. मतलब जो हम सांस लेंगे, जो भी हमें मिलेगा उसका क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगा. जो हम लोग लेते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन. हाँ, तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, लोअर हो जाएगा. तो देखो यहाँ तक तो मीनिंग याद करने का ज़रूरत नहीं हो. जो पॉल्यूशन का लिखे थे बस इन्वायरमेंट को हटा के एटमॉस्फेयर लिखना है, बस इसके आगे से याद करने का ज़रूरत है. विच रिजल्ट इन लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीद इन. मतलब इससे क्या होगा? पॉल्यूशन होने से हम जो ऑक्सीजन लेंगे उसका क्वालिटी लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा. It refers to injection of harmful substance in the atmosphere which result in lowering the quality of air we breathe in. तो जो हम सांस लेंगे, ऑक्सीजन जो मिलेगा उसका क्वालिटी ख़राब हो जाएगा. अब ये एक्स्ट्रा चीज़ लिख लो, वही ओजोन लेयर का. ये सब याद रहा तो लिख लेना अपने वर्डिंग में, बाकी इसको वर्ड टू वर्ड याद करने का नीड नहीं है. एयर पॉल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम. एयर पॉल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर होल वर्ल्ड. Air pollution is a serious problem for whole world. Air pollution is a serious problem for whole world and it has created a hole. एक ओजोन लेयर में छेद हो गया है. And it has created a hole in the ozone layer of atmosphere. वही CFC कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो था. Air pollution is a serious problem for the whole world and it has created a hole in ozone layer of atmosphere. अगला लिखो smoke, chemical. Smoke, chemical emitted by. Emitted का जगह released भी लिख सकते हो. Smoke, chemical released by factories and vehicles. Smoke, chemical released by factories and vehicles are the main cause of air pollution. तो जो फैक्ट्री से ऐसे ख़राब धुआं आ रहा है, गाड़ी उड़ी से आ रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है? रीज़न बन रहा है एयर पोल्यूशन का. इट रेफर्स टू इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस. बस ये वाला याद रखना है जो ये पिंक कलर से लिखा है वो. बाकी तो सब पूरा अपने मर्जी से लिखना है तो लिखो, वरना वो नीड नहीं रहता एग्जाम में. बताओ पॉल्यूशन का क्या था मीनिंग? It can be defined as injection of harmful substance into the environment. ठीक है, ये हो गया. यहाँ पे environment को change करके बस atmosphere लिखना है. तो it refers to injection of harmful substance in the atmosphere which result in lowering the quality of air we breathe in. मतलब हम जो ऑक्सीजन लेंगे उसका क्वालिटी थोड़ा डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब सेकेंड आते हैं वाटर पॉल्यूशन. इसमें भी जो मीनिंग दिया है वही याद करना है. जो मैं हाईलाइट किया हूँ वैसे ब्लू कलर का, वो वाला मीनिंग याद करना है. वाटर पॉल्यूशन मतलब पानी में कूड़ा कचरा डाल दे रहे हैं. इट रेफर्स टू डंपिंग ऑफ केमिकल. इट रेफर्स टू डंपिंग ऑफ केमिकल्स एंड अदर वेस्ट इन रिवर, लेक्स एक्सेट्रा. इट रेफर्स टू डंपिंग ऑफ केमिकल्स एंड अदर वेस्ट इन रिवर, लेक्स एक्सेट्रा. जनरली जो आसपास के फैक्ट्री होते हैं, नदी नाला, ये सब के आसपास के जो फैक्ट्री होते हैं वही ये काम करते हैं. तो जनरली द फैक्ट्री इज लोकेटेड नियर द रिवर. जनरली द फैक्ट्री इज लोकेटेड नियर द रिवर, डम्प देयर वेस्ट इनटू रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा. तो जो भी नदी नाले के आसपास जितने फैक्ट्रीज होते हैं जनरली वही ये कूड़ा कचरा फैलाते हैं. तो इसका मीनिंग ये याद रखना है. इट रेफर्स टू डंपिंग ऑफ केमिकल एंड अदर वेस्ट इन रिवर, लेक्स एक्सेट्रा. एयर पॉल्यूशन का क्या था? इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट इन लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीद इन. 2-3 बार याद करोगे, बोलोगे ना, आराम से याद हो जाए, उतना कोई टफ नहीं है. जनरली द फैक्ट्री इज लोकेटेड नियर द रिवर, डंप देयर वेस्ट इनटू रिवर, लेक्स एक्सेट्रा. तो इसमें 3 पढ़ना था. एयर पॉल्यूशन पढ़ लिए, वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिए, लैंड पॉल्यूशन लिखते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं. अगला लिखो लैंड पॉल्यूशन. बस ब्रेक दे रहा हूँ, रुको.
लैंड पॉल्यूशन, ये भी याद करना है लैंड पॉल्यूशन का मीनिंग। लैंड पॉल्यूशन का मतलब होता है नदी में नहीं डाल रहे हैं कचरा, ज़मीन में ही फैला दे रहे हैं कचरा। नदी में डाल दिए तो वो क्या बन जाएगा, वाटर पॉल्यूशन। और वही ज़मीन में रख दिए पूरा कूड़ा कचरा तो वो बन जाता है लैंड पॉल्यूशन। ज़मीन का क्वालिटी पूरा डिग्रेड हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है, ज़मीन फिर उपजाऊ क्षमता खो देता है, उससे पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। इट रेफर्स टू डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, इट रेफर्स टू डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक मतलब जहरीला। इट रेफर्स टू डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन द लैंड विच अफेक्ट द फर्टिलिटी, विच अफेक्ट द फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊ क्षमता। अगर एक ज़मीन में हम लोग कूड़ा कचरा डालते जा रहे हैं तो उसका जो फर्टिलिटी है वो ख़राब हो जाता है, वो इनफर्टाइल हो जाता है। इट अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ लैंड एंड मेक्स इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए ये अनफिट हो जाता है। हो गया यहाँ तक? ठीक है, ब्रेक लेते हैं।